देख रहे हैं सनम न्यूज, जो पहुंचा हर पक्की खबर सीधे आप तक। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। बिहार के 2 लाख किसानों के सहकारी लोन 90% सूद माफ होगा। बीएसआरटीसी की नई बसों में उठा सकेंगे लग्जरी फील। बिहार में जबरन हटाए जाएंगे 50 वर्ष से ऊपर के सरकारी कर्मचारी। लिस्ट तैयार करने का काम शुरू। फरवरी से शुरू हो जाएगा गंगा पर नया पुल का निर्माण। 1800 करोड़ रुपए होंगे खर्च। कोरोना काल में किया वादा नहीं हो रहा पूरा। मृतकों के परिजनों का मुआवजा मिलने में परेशानी। पटना में बड़ा रेल हादसा टला। तारे घना के पास टूटी रेल पटरी। किसान नेता ने दिल्ली हिंसा पर मांगी माफी। कहा हम शर्मिंदा है, 30 जनवरी को रखेंगे उपवास। बीजेपी प्रवक्ता शम्सी के ऑपरेशन सफल। होश में आए लोगों को पहचान सकते हैं। जमीन विवाद में 3 युवकों की पिटाई। बीच बचाव करने गई पुलिस को भी हमलावरों ने पीटा, 8 गिरफ्तार। बीजेपी का क्षेत्रीय प्रशिक्षण शिविर 13 क्षेत्रों में होगा आयोजन। 46 सालों से खपराइल भवन में चल रहा था थाना। ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा कर 7 महीने में बनवा दिया। पीडीएस डीलर लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव। आंगनबाड़ी सेविकाओं और न्याय शिक्षा मित्रों पर रोक। अब खबरें विस्तार से। बिहार के सहकारिता बैंक से केसीसी लेने वाले किसानों के लिए बड़ी सूचना है। लोन माफ होने की उम्मीद लगाए जिन किसानों ने पैसा जमा नहीं किए हैं, वे 31 जनवरी तक आवेदन देकर ब्याज की 90% राशि माफ करा सकते हैं। फरवरी तक भी वह आवेदन दे सकते हैं, लेकिन तब 80% सूद ही राशि माफ होंगे। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम एक लंबे अरसे बाद अपनी गाड़ियां सड़कों पर उतारने की तैयारी कर रही है। 50 की संख्या में डिलक्स बसें पटना स्थित परिवहन भवन में पहुंच चुकी है। अब इन बसों को सूबे के अलग अलग डिपो में भेजा जाएगा। अगले महीने डिलक्स बसों को परिचालन शुरू हो जाएगा, यानी बिहार के हजारों मुसाफिरों को जिन डिलक्स बसों में सफर करने पर महंगा किराया देना होता था, उन बसों का सफर करने पर अब उनको ज्यादा जेब ढीली नहीं करनी पड़ेगी। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने 50 वर्ष से ऊपर के अक्षम सरकारी कर्मचारियों को हटाने के लिए अपने फैसले पर काम शुरू कर दिया है। सरकार ने जुलाई 2020 में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। अब उसने अपने फैसले को अमली जामा पहनाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। महात्मा गांधी सेतु के समानांतर बनने वाले 4 लेन पुल का निर्माण कार्य फरवरी में शुरू हो जाएगा। 14.50 किलोमीटर लंबे इस पुल के निर्माण पर 1794 करोड़ 37 लाख रुपए खर्च होंगे। पुल का निर्माण शुरू होने से पहले पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे ने बुधवार को गाय घाट परियोजना स्थल पर जाकर इसका निरीक्षण किया। उनके साथ पूर्व पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव, पटना के महापौर सीता साहू और पथ निर्माण के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा भी मौजूद थे। कोरोना महामारी के दौर में सरकार ने लोगों से वादा किया था कि कोरोना की वजह से मरने वाले लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री राहत कोष से आश्रितों को यह आर्थिक मदद दी जानी है, लेकिन सरकार ने जो वादा कोरोना काल में किया वह पूरी नहीं हो पा रही है। खबर पटना से सामने आ रही है, जहां एक बड़ा रेल हादसा होते होते बच गए। दरअसल पटना गया रेलखंड के तारेगाना के पास रेलवे ट्रैक में टूट को लेकर स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाई, जिसके कारण कोई अप्रिय घटना होते होते बच गई। दरअसल पटना गया रेलखंड के तारेगाना रेलवे स्टेशन और मसौढ़ी कोर्ट हॉल्ट के बीच पाया संख्या 18 से 20 के पास रेल पटरी टूटी हुई थी। स्थानीय लोगों को जैसे ही इसके बारे में जानकारी मिली, उन्होंने तत्काल रेलवे की इसकी सूचना दी। इसकी जानकारी मिलते ही रेलवे ने यहां से गुजरने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस को रोक दिया और बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुए हिंसा को लेकर किसान नेता युद्धवीर सिंह ने अब दिल्ली पुलिस से मांगी माफी। उन्होंने कहा कि वे इस हिंसा के लिए शर्मिंदा हैं और दिल्ली पुलिस से माफी मांगते हैं। किसान नेता युद्धवीर सिंह ने कहा कि गणतंत्र दिवस के दिन जो हुआ वो शर्मनाक हुआ और हम शर्मिंदा भी है। कोई भी आंदोलन तभी सफल होता है जब दोनों तरफ से सहयोग किया जाए। उस दिन मैं गाजीपुर बॉर्डर के पास था, जो द्रवी वहां घुसे उसमें हमारे लोग शामिल नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता असफर शम्सी की तबीयत में पहले से सुधार हुआ है। पटना के पारस हॉस्पिटल में शम्सी के ऑपरेशन सफलतापूर्वक कर लिया गया है। उनकी कनपट्टी में फंसी गोली को भी डॉक्टर ने निकाल लिया है। राहत की खबर यह है कि शम्सी अब बेहोशी से होश की हालत में आ गए हैं और सभी को पहचान सकते हैं।
मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद में भू मालिक के 3 बेटों की पुलिस के सामने पिटाई कर देने का एक मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, जब पुलिस वालों ने बीच बचाव की कोशिश की तो हमलावरों ने उन पर भी हमला कर दिया और हाथापाई की। इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित पक्ष ने थाने में हमलावरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। आज से बिहार बीजेपी के क्षेत्रीय प्रशिक्षण 13 क्षेत्रों में आयोजित होने वाला है। बिहार के प्रदेश प्रशिक्षण प्रभारी मृत्युंजय झा ने बताया कि आज 28 जनवरी को बेतिया में डॉक्टर संजय जायसवाल कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे तथा अन्य सत्रों में सांसद व पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे रहेंगे। दरभंगा जिले के तिलकेश्वर ओपी के लोगों ने सरकार के उदासीन रवैये को देखकर खुद ही थाने के लिए 10 कमरों का मकान बनवा लिया है। इस मकान के किचन हाजत के अलावा हर पदाधिकारी के लिए एक कमरा है। बता दें कि पिछले 46 सालों से सरकार तिलकेश्वर ओपी के लिए एक भवन का निर्माण नहीं करवा सकी है, लेकिन गांव के लोगों ने आपसी सहयोग से महज 7 महीने में ही 10 कमरों का भवन का निर्माण करवा दिया है। साथ ही सरकार के मुंह पर तमाचा भी जड़ दिया है। पीडीएस डीलर के लिए अच्छी खबर है। अब पीडीएस डीलर पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं। पंचायत चुनाव के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दुर्गेश नंदन ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है, जिसके अनुसार पीडीएस दुकानदारों के चुनाव लड़ने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आंगनबाड़ी सेविकाएं, पंचायत के अधीन मानदेय अनुबंध पर कार्यरत पंचायत शिक्षा मित्र, न्याय मित्र, विकास मित्र समेत अन्य कर्मी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आज दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जूलॉजी डिपार्टमेंट में राष्ट्रीय ऑनलाइन सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें देश के तमाम विभाग अध्यक्ष एवं वैज्ञानिक जुड़े हुए थे। आप जानते हैं कि बिहार के शीर्ष विश्वविद्यालयों में से एक है। यहाँ शोध की परंपरा समृद्ध हो, इस दिशा में यह जो आज का कॉन्फ्रेंस है, ये राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है। देश भर के 334 वैज्ञानिक इससे अभी लाइव जुड़े हुए हैं। इस कोविड संक्रमण काल में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मिथिला विश्वविद्यालय के लिए। पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और इसे हम रोक नहीं पा रहे हैं, और जो हम रोकने का उपाय जो अभी तक संसाधन रोकने का है वह अत्यधिक खर्चीला है और स्थायी समाधान नहीं दे पा रहा है। इस दिशा में जो वातावरण में व्याप्त माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, अलगी, फंजाई, ये सब हैं, ये स्वतः हमारे वातावरण को में व्याप्त प्रदूषण को दूर कर सकते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अलगी हैं, फंजाई हैं, इनके द्वारा अत्यधिक बिना किसी खर्च के या अत्यधिक कम खर्च में स्थायी समाधान हो सकता है। तो ऐसे शोध की आवश्यकता है। पर्यावरण से क्या नुकसान होता है, इस तरह के लाखों शोध कर लिए गए हैं, लेकिन खास करके बिहार जैसे प्रदेश में पर्यावरण को हम कैसे, प्रदूषण को कैसे दूर करें जिससे हमारी आबादी, हमारे जो मानव और जितने जीव जंतु हैं वह स्वस्थ रख सके, एक इक्विलिब्रियम, संतुलन वातावरण में कायम रह सके। इसके लिए प्रदूषण को दूर करना अत्यधिक आवश्यक है। और बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, जीव जंतुओं के द्वारा ही हम इस प्रदूषण को दूर कर सकते हैं, जिसमें कोई अधिक खर्चा भी नहीं है और स्थायी समाधान होता है। जो हमारे वातावरण में व्याप्त है, वर्तमान है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वे ही दूर कर देते हैं प्रदूषण को। तो ये कॉन्फ्रेंस जो है सो एक नया आयाम, एक रिसर्च का नया श्रृंखला जोड़ेगा इस विश्वविद्यालय में, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। यहाँ के शोध छात्र अब रिमेडियल मेजर्स पर, वातावरण में जो व्याप्त प्रदूषण है, जो जीव जंतु पर इसका कुप्रभाव पड़ रहा है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसके दिशा में एक अहम कदम था। वो बायो रीमेडिएशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन पे था। हम सभी जानते हैं कि हमारी जो आजकल रहन सहन का तरीका है, इससे हम ढेर सारे कचरा प्रतिदिन उत्पादन कर रहे हैं।
और इन कचड़ों का प्रबंधन जो है वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक पृथ्वी है और एक ही पृथ्वी है, और इस पृथ्वी को हम यदि सही नहीं रखेंगे, ठीक नहीं रखेंगे, तो हमारे लिए ही ये मुश्किल खड़ा हो जाएगा। तो कचरा प्रबंधन, चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो या लिक्विड वेस्ट हो, यानी कि ठोस कचरा हो या तरल कचरा हो, उसमें बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं। और एक साधारण सा उदाहरण अगर मैं लूँ तो जैसे प्लास्टिक हम लोग नॉर्मली बोलते हैं सॉरी बोलते तो प्लास्टिक है, लेकिन वो एक्चुअली पॉलीमर्स होता है और वो बहुत तरह की होते हैं। जो साधारण पानी का बोतल हम लोग यूज़ करते हैं, वो बोतल जो है PET पॉलीमर से बनी हुई होती है, और आप देखते हैं जत्र तत्र जो होते हैं वो बॉटल फेंका रहता है। तो इनका प्रबंधन के लिए जो एक बायोलॉजिकल तरीका है, जैविक तरीका है, उसी के ऊपर आज का जो कॉन्फ्रेंस है वो आधारित है। तो ये आज के लिए बहुत ही प्रासंगिक है कि हम कचरे का प्रबंधन कैसे जैविक तरीके से करें, और इस पर हमारे साथ जुड़े हैं बहुत प्रबुद्ध एकेडमिशियन लोग, वैज्ञानिक है, वो JNU के, आप सभी जानते हैं कि वो बिहार से ही संपर्क रखते हैं, खासकर मिथिलांचल से प्रोफेसर इंदु शेखर ठाकुर हैं और कई लोग हैं। और मैं इस कॉन्फ्रेंस को कराने के लिए जूलॉजी विभाग को, जंतु विज्ञान विभाग को बधाई देती हूँ कि उन्होंने ये क्या मैंने इस टॉपिक को चुना। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च हो सकती है, यानी केमिस्ट्री विभाग से जुड़कर जंतु विज्ञान या वनस्पति शास्त्र विज्ञान से जुड़कर भी ये लोग काम कर सकते हैं। तो ये छात्रों के लिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 जो लागू किया जा रहा है, उसमें हम लोग सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि स्नातकोत्तर और PhD की बात नहीं करते हैं रिसर्च में, बल्कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे स्नातक के छात्र लोग भी रिसर्च से जुड़े। और जब हम स्नातक के छात्र को रिसर्च से जोड़ना चाहेंगे तो इस तरह का टॉपिक बहुत काम होगा, क्योंकि ये इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता है और एक विभाग दूसरे विभाग से जोड़ के काम कर सकता है। तो मैं मैडम यहाँ पे एक सवाल है, आपने रिसर्च की बात की है, तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ सबसे पहले तो आपने जो कहा कि भारत में ना के बराबर रिसर्च होता है, मैं इसको समर्थन नहीं करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी कोविड वायरस जो है, हमारा कोरोना वायरस का वैक्सीन में भारत बहुत बड़ा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। साथ ही स्पेस रिसर्च में भारत बहुत अच्छा काम कर रहा है, और भारत में ही पढ़े हुए PhD किए हुए लोग जब बाहर जाते हैं तो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये कहना कि भारत में रिसर्च ना के बराबर हो रहा है, इसका मैं समर्थन नहीं, विरोधी करती हूँ आपके इस स्टेटमेंट का। और दुख की बात है कि बिहार में हमारे बहुत मेधावी छात्र हैं, लेकिन हम उनको सुविधाएं नहीं दे पाते हैं। और सुविधा के साथ साथ ये है कि हम उनको क्या बोले मोटिवेट नहीं कर पाते हैं। तो मुझे ये अच्छा लग रहा है कि जैसे ही मैं आई तो मैंने सोचा कि हर चीज़ में ये पैसा नहीं है, ये नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, वो नहीं है, ये रोना मुझे नहीं पसंद है। मुझे लगता है कि जितना भी है हमारे पास, हम उसको कितनी अच्छी तरह उपयोग करें और छोटा छोटा काम हम कर सकते हैं जो हमारे पास है उससे भी। यानी कि माइक्रो लेवल से स्टार्ट करें। माइक्रो लेवल से नहीं, हम हमारे विद्यार्थी ही माइक्रो हैं हमारे लिए, और उनके लिए हम कुछ करें, उनको मोटिवेट करें। तो मैंने सभी को बुलाया, सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को, विभाग अध्यक्षों को, डीन्स को, और हम लोगों ने बातचीत की कि कैसे ये किया जाए। तो ये आया कि सबसे पहले हम लोग एक सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंस सेमिनार शुरू करते हैं, और इसमें सभी विभाग, मुझे खुशी है कि सभी विभाग ने योगदान दिया और हम लोग ये लगातार कर रहे हैं। आप देखते हैं कि पहले बॉटनी में किया, मैथमेटिक्स में किया, जूलॉजी कर रहे हैं। तो हर रोज़ कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ हो रही है विश्वविद्यालय परिसर में, और ये एक्टिविटीज़ ही विश्वविद्यालय परिसर को जीवंत रखता है। और मुझे आशा है कि हम लोग यहाँ, हमारे कुलपति महोदय भी काफ़ी डेवलपमेंट ओरिएंटेड हैं, और मैं तो हमेशा सिर्फ एकेडमिक डेवलपमेंट की ही बात सोचती हूँ कि कैसे कुछ किया जाए कि हमारे विद्यार्थी लाभान्वित हो। तो हमें आशा है कि 3 साल में कुछ तो परिवर्तन। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहो और देखते रहे सनम न्यूज़। धन्यवाद।